एवरीवन, फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड को कैसे निकालते हैं। कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम अगर एसएचएम कर रहा है, वेदर इट इज परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम और इट इज परफॉर्मिंग अ एंगुलर एसएचएम, अगर आपको निकालना है टाइम पीरियड तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसको आसानी से देखते हैं। बच्चों, आपने अगर कभी किसी को हेयर कलर डाई कराता हुआ देखा हो तो उसको बढ़िया ऐड आता है, काटो खोलो घोलो लगा लो, 3 स्टेप। सिमिलरली अपने पास भी बढ़िया 3 स्टेप है। 3 स्टेप अगर आपने ढंग से फॉलो कर ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। पहला स्टेप है, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी पड़ती है और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको नेट फोर्स लिखना होता है। ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करना पड़ता है। स्लाइटली का मतलब बहुत 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 कम डिस्प्लेसमेंट देना पड़ता है। किसी भी डायरेक्शन में उसको हिला के छोड़ दो। ठीक है। अब डिस्प्लेस दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसको। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद उसको हिला के छोड़ दिया तो क्या ऑसिलेट करने लग जाएगा। ऑसिलेट करेगा तो अपन उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जिस डायरेक्शन में आपने उसको डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। अगर आपने राइट में डिस्प्लेस किया तो राइट में नेट फोर्स लिखो, लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट में नेट फोर्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद आपको नेट फोर्स की इक्वेशन का कंपेयर करना है इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। ये तीसरा स्टेप है। अगर आपने नेट फोर्स की इक्वेशन निकाली और कंपेयर कर दिया, अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो बस आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। आपको कंपेयर करना है इसको ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है। चलिए, तो स्टेप 3 ही है, आसान है। मैं आपको प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा ताकि आपको सब चीज क्लियर हो जाए कि हम अप्लाई कैसे करते हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना है इसमें। शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल से, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। अगर मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया तो आपको पता है कि अगर मैंने इसको ऐसे टेबल पर रख दिया, नॉर्मली स्मूथ टेबल पे, तो अभी तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये स्प्रिंग के अंदर ना तो कंप्रेशन है ना इलॉन्गेशन है। ठीक है। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट किया मान लेता हूं, ब्लॉक का मास मान लेता हूं m। ठीक। अब क्या कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? देखो, मोशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो मैं जितने भी फोर्सेस लूंगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही लूंगा, वाई डायरेक्शन में मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो यहां पर नेट फोर्स कुछ भी नहीं है, ना तो इधर फोर्स लग रहा है ना इधर फोर्स लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली स्टेप तो स्किप कर सकते हैं। दूसरी स्टेप, आपको क्या करना है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है बाय अमाउंट x। कितना डिस्प्लेस कर दिया अपन ने? x। अगर मैंने x डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसको टुवर्ड्स राइट, तो बच्चों अब इसके बताओ फोर्स कितना लगने लग जाएंगे। इसके ऊपर एक फोर्स लगा है kx का टुवर्ड्स लेफ्ट, और राइट में तो कोई फोर्स नहीं। डिस्प्लेसमेंट कहां दिया मैंने? टुवर्ड्स राइट। अब याद रखना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देते हैं उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखते हैं। ठीक। तो अब लिखेंगे अपन नेट फोर्स। सो द नेट फोर्स विल बी नेट फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट दिया राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, लेफ्ट डायरेक्शन में है तो माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। डिवाइडेड बाय m। ठीक है। नहीं, माइनस के इंटू एक्स, फोर्स लिख रहे हैं। ठीक है। अब एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन में जाएगा हमारे माइनस के बाय एम इंटू एक्स, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है। अब देखो, इसको कंपेयर करना। तीसरा स्टेप क्या है? कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट एम के बाय एम, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय अंडर रूट के अंडर रूट एम, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है। तो इस तरीके से आपने किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करके आप बहुत आसानी से उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब लेते हैं हम दूसरा सिस्टम। यहां पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैंने वर्टिकली लटका दिया। ठीक है। अब एक बात बताओ कि क्या ये ओरिजिनल लेंथ में रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या आ जाएगा? थोड़ा सा इलॉन्गेशन आ जाएगा। ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें इलॉन्गेशन आ गया, इनिशियल इलॉन्गेशन x नॉट। इसकी ओरिजिनल लेंथ यहां थी, इसमें इलॉन्गेशन कितना आ गया? x नॉट आ गया। ठीक। चलिए, स्टेप 1 क्या होती है? मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन पर नेट फोर्स लिखना होता है। ठीक है।
तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो mg लग रहा है नीचे और kx नॉट लग रहा है ऊपर। ठीक है, चलिए स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करना होता है मेरे को, यहां पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं kx इक्वल्स टू mg नॉट, है ना। अब स्टेप टू में क्या करना होता है, स्टेप टू में मेरे को पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, इसको हिला के छोड़ना है मेरे को यहां से। अब दो तरीके, या तो ऊपर डिस्प्लेस कर दो या नीचे डिस्प्लेस कर दो, लेकिन ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करो नेट फोर्स पे उसी डायरेक्शन में लिखना, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आंसर सही आएगा। मैं अभी नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता हूं, ठीक। तो मैंने इसको पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया नीचे की तरफ, कितना, बाय एन अमाउंट x, कितना, बाय एन अमाउंट x अमाउंट से मैंने नीचे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक बात, चलो अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है नेट फोर्स किसके ऊपर, इसके ऊपर, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं देख लेता हूं कितने कितने फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं तो ध्यान से देखना, इसमें नेट इलॉन्गेशन कितना हुआ है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो नेट इलॉन्गेशन पे डिपेंड करता है। तो नेट इलॉन्गेशन हो जाएगा k x प्लस x नॉट, ये ऊपर की तरफ फोर्स है, नीचे क्या लग रहा है mg। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या नेट फोर्स लिखना है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है ना। चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो नीचे एक ऊपर दो, या फिर मैं बोलूं ऊपर भी एक फोर्स, अगर x प्लस x नॉट को मैं कंबाइन करता हूं तो हो जाएगा mg माइनस k x प्लस x नॉट, ये नेट फोर्स आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा mg माइनस k x नॉट माइनस k x इक्वल्स टू f को क्या लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। अब ध्यान से देखो, यानी mg माइनस के एक्स नॉट क्या है, बराबर, mg माइनस के एक्स नॉट बराबर, अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो उनको काटापीटी कर दो, तो ये जाएगा ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स, a इक्वल्स टू माइनस के बाय m इंटू एक्स। क्या a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, है ना। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी होती है प्रोपोर्शनलिटी क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट के बाय एम, और यहां पे टाइम पीरियड आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अब आप सोच रहे होगे यार, दिमाग में केमिकल लोचा होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि भाई जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लिया था, जब मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था लास्ट केस में, तो तब भी मेरा टाइम पीरियड कितना आया था, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अब मैंने क्या किया, इसको वर्टिकल ले लिया, तब भी मेरा आंसर कितना आया, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अभी आपके दिमाग में घंटी चलना चाहिए कि सेम क्यों आ रहा है बच्चों। इसका लॉजिक रीजन बहुत तगड़ा सिंपल है कि अगर कोई सिस्टम फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, स्प्रिंग फिक्स्ड है, तो आप उसको कैसे भी डायरेक्शन में रख दो, कहीं भी फेंक दो, उसका टाइम पीरियड हमेशा सेम होता है। एक सिस्टम का टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। अब आप बोलोगे कैसे, ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कि जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर गई, बहुत छोटी बिल्डिंग गिर गई। वो बिल्डिंग गिरती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। या फिर आपने देखा होगा कि सोल्जर्स अगर जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से तो कभी मार्च पास नहीं करते, क्योंकि अगर मान लीजिए उनके कदमों के कारण प्रोड्यूस होने वाली फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एक बिल्डिंग की भी फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर सिस्टम की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो उसको झक मारा के कांस्टेंट रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं लॉजिकल बच्चों, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक दिया मैंने आपको m मास का किसी थीटा इंक्लिनेशन पर, मान लीजिए ये थीटा है। अब बताओ क्या बच्चों टाइम पीरियड सेम आएगा अलग? इसका टाइम पीरियड आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। द करेक्ट आंसर विल बी सेम ओनली। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखना फिर से। हम मुझे बताएं कि यार इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो कैसे होगी, इसमें कुछ इलॉन्गेशन होगा, मान लीजिए x नॉट हो गया, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा कैसा, mg sin थीटा। ठीक है, आपको पता है ना कैसे फोर्स लगता है, सॉल्व करते हैं। हमको पता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगता है, फिर इसको सॉल्व करते थे, एक आता है mg cos थीटा, एक लगता है नॉर्मल, ये होता है mg sin थीटा। तो नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये इधर बचेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये है मेरी mg sin थीटा इक्वल्स टू kx नॉट। अब मैं क्या करना है,
अब मेरे को उसको डिस्प्लेस करना, स्टेप टू डिस्प्लेस कर दो, ऊपर कर दो या नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नीचे कर रहा हूं, नीचे कर दिया मैंने, तो ये लगा mg sin थीटा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बचा k x प्लस एक्स नॉट, के एक्स प्लस एक्स नॉट। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा एफ नेट इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो मेरा f इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ गया। और अगर माइनस के एक्स आ गया इसका मतलब ये वही वाला फॉर्मेट आ गया मेरे पास, समझ आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकती है आपकी, लेकिन उसका टाइम पीरियड कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर आप सैटेलाइट में रख दो, अर्थ के बाहर रख दो, वैक्यूम में रख दो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दो, इसका टाइम पीरियड चेंज होने वाला नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ऐसे रैंडम तरह तरह के क्वेश्चन बोल देंगे कि यार ये स्प्रिंग को मैंने क्या किया, ऐसे स्प्रिंग से बांध दिया और यहाँ पे मैंने ब्लॉक लटका दिया एम मास का, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या सिस्टम अलग है? नहीं, क्योंकि अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट खींचूंगा तो स्प्रिंग खींचेगी x, सिस्टम बिल्कुल सेम है, इसका भी टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k ही आएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं अब कुछ और गैसेस। यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक पुली है, उस पुली से मैंने एक स्प्रिंग बनाया और यहां पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया M, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, अभी तक हम कर क्या रहे थे? अभी तक सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते थे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के बाद हम इसको डिस्प्लेस करते थे, डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स लिखते थे और फिर कंपेयर करते थे। यार मैं अगर शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना। मुझे पता है कि यार जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी वो कैंसिल आउट हो जाती थी, है ना, वो mg माइनस के एक्स नॉट वो हमेशा कैंसिल हो रहे थे। तो अगर वो कैंसिल हो रहे थे इसका मतलब जो एक्स्ट्रा फोर्स में के एक्स का लगा रहा था वही रोल प्ले कर रहा था पूरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, शॉर्टकट मेथड में अपने को क्या करना है, ब्लॉक को x डिस्प्लेस करना है, हमेशा याद रखना। ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस करना है? x, और ब्लॉक वाली स्ट्रिंग में टेंशन मानना है t। क्या मानना है? ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है x और जिस स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है उसमें टेंशन मानना है t, ठीक है। फिर हमने को इसके बेसिस पे हमको एनालिसिस करना है स्प्रिंग के अंदर। कहां पे एनालिसिस करना है? स्प्रिंग में। बस अगर आपने ये कर लिया तो आपका डायरेक्ट आंसर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं इसको मैंने डिस्प्लेस किया x, इसमें टेंशन माना t, ठीक। अगर मैंने इसमें टेंशन माना t तो आपको पता है कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है, मतलब यहां भी टेंशन होगा t, स्प्रिंग में भी टेंशन होगा t, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है ना। अब अगर ये x डिस्प्लेस हुआ है तो स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हुई होगी? x। सिंपल, ये इसको खींचोगे तो स्प्रिंग भी कितनी ऊपर जाएगी? x, ठीक बात। इसका मतलब इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ है वो kx हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअली में हमको यहां पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। कैसे? ये क्योंकि शॉर्टकट मेथड है इसलिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव का एक लॉजिक भी है। आपको पता है कि यार अगर मैं स्प्रिंग को देखूं तो टेंशन यहां ऊपर लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट कहां दिया था हमने? नीचे, ठीक है। तो अब माइनस साइन लगा देना और फिर इसको कंपेयर कर देना। फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इनटू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? के बाय एम। आया समझ? डायरेक्ट। अब देखो थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्या किया, स्प्रिंग को रखा ऊपर, यहां से कनेक्ट कर दिया ब्लॉक। क्या बताओ उसका टाइम पीरियड m बाय क्या आएगा? नहीं, ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है फॉर श्योर। चलो स्टेप शॉर्टकट मेथड क्या होती? इसको डिस्प्लेस करो x और इसमें टेंशन मानो t, ठीक। चलो अगर इसमें टेंशन t है, इसमें भी टेंशन कितना होगा? t, इसमें टेंशन कितना होगा? 2t, है ना। आपको पता है ये चीज कि अगर पुली में टेंशन यहां t होता है, यहां t होता है, तो इस स्ट्रिंग में 2t होता है बैलेंस करने के लिए, ठीक बात। चलो बढ़िया। अब एक कंडीशन और पता है अपने को, कंस्ट्रेंट रिलेशन। अगर अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखें तो कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ
0.2/2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली, है ना? कैसे? मान लीजिए कि पुली अगर एक्स पी ऊपर गई है और ये पॉइंट x1 ऊपर गया है, ये वाला पॉइंट x2 ऊपर गया है, तो इन तीनों में रिलेशन ये आता है, ठीक है? ये रिलेशन हम कहां से यूज करेंगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है? चलो तो अब क्या करते हैं? अब देखो ये एंड फिक्स है ना? तो मैं पूरी बनाता हूं यहां पे। ये एंड फिक्स है, अगर फिक्स है कोई चीज तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना कोई पॉसिबल नहीं है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने? x, नीचे की तरफ। x कितना किया मैंने? नीचे की तरफ। तो पुली का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.2/2। अब ये क्या है? 0। ये क्या है? x, लेकिन नीचे यहां पे क्या था? डायरेक्शन का ध्यान रखना ना, दो ये सब ऊपर था इसलिए सब प्लस 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 था, तो यहाँ पे नीचे है तो कितना हो जाएगा? -x/2। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली कितना है? पुली x/2। अब इसका मतलब अगर पुली का डिस्प्लेसमेंट x/2 है तो पुली किससे कनेक्टेड है? स्प्रिंग से, मतलब स्प्रिंग का भी डिस्प्लेसमेंट x/2 है ना? तो बस नेट फोर्स लिख दो। F नेट कितना आ गया? नेट फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स कितना बच्चों? T नहीं है, कितना? हाँ, स्प्रिंग में देखते हैं। एनालिसिस कहां पे करते हैं अपन? एनालिसिस करते हैं स्प्रिंग में। तो ये जाएगा 2T इक्वल्स टू माइनस कितना? K इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग x/2, ठीक? तो ये आ गया मेरे पास नेट फोर्स T इक्वल्स टू K/4x। अब देखो K/4 मतलब मेरा आंसर आएगा डायरेक्ट। अब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट चाहो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कि जहां पर K आता था, K की जगह मेरे को K/4 रखना है बस। पहले क्या था? T इक्वल्स टू माइनस kx था, लेकिन जहां पर K आता था वहां पे K की जगह K/4 रख दो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2π√m बाय डायरेक्ट लगो K/4, खत्म। तो मेरा आंसर आएगा 2π√4m/k। समझ में आया क्या? तो आइए दोस्तों लेते हैं एक और केस। यहां पर हमने स्प्रिंग को और पुली को दोनों को एक साइड रखा है और नीचे सस्पेंड कर दिया एक मास, ठीक है? चलिए, क्या ये टाइम पीरियड मैच करेगा? क्योंकि ये सिस्टम ही अलग है तो इनका मैच करना कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है? चलिए हम शॉर्टकट लगाएंगे, बिना कैलकुलेशन के आंसर निकालेंगे फटाफट। इसको अगर मैंने डिस्प्लेस कर दिया x नीचे की तरफ और टेंशन मान लिया मैंने t, ध्यान से देखना बचुआ, इसमें टेंशन 2t होगा t/2, t/2 है ना? क्योंकि t/2 प्लस t/2 t होता है, ठीक बात? चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एनालिसिस क्या करनी है? मुझे एनालिसिस करनी है स्प्रिंग में। तो x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली। अब देखो जितना पुली डिस्प्लेस होगी क्या उतना ही ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक कितना लिख दिया मैंने? -x, क्योंकि नीचे जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब ये एंड फिक्स है, इसको एंड 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो। तो ये तो फिक्स है, ये फिक्स है मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। मतलब x1/2 तो कितना आ गया? x1 -2x। मतलब अगर मेरी पुली, देखो लॉजिक भी है ना, अगर ये 2x नीचे जाता तब ये x नीचे आता, अगर ये x नीचे आ रहा है तो ये x/2 नीचे आ रहा है। क्यों? देखो ध्यान से, अगर मान लो दोनों को मैं x डिस्टेंस फ्री कर दूं, नीचे कर दूं, तभी तो x डिस्टेंस नीचे आएगा, लेकिन ये तो फिक्स पार्ट है, तो ये जितना भी इलॉन्गेशन लेगा वो इसमें से लेगा। तो इसको x और x, इसको 2x आना पड़ेगा नीचे, जब जाके x इधर बढ़ेगा और 2 मतलब x इधर जाएगा। आया समझ? ये 2x बढ़ गया नीचे की तरफ, तो x तो इधर चले जाएगा, तो दोनों में कितना आ जाएगा? x। अगर ये x नीचे आ गया तो पूरा मेरा सिस्टम x नीचे आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही समझ में नहीं आता तो आप फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको आंख बंद करके बता देता है फॉर्मूला, ठीक है? इसमें गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक बात? यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि x होगा कि -x होगा कि ऊपर नीचे कैसे क्या इधर उधर, ठीक बात? बहुत बढ़िया। अब इसका हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया -2x आ गया। बस अब एनालिसिस का कर दो, स्प्रिंग पे कर दो, स्प्रिंग पे उठा के एनालिसिस कर दो, तो जाएगा नेट फोर्स दैट इज t/2 इक्वल्स टू -2kx। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx, x कितना है? -2x। तो जाएगा t इक्वल्स टू -4kx। अब देखो k की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 4k, मतलब टाइम पीरियड में जहां पे k लिखा आता था वहां पे क्या 4k लिखना पड़ेगा। तो मेरा हो जाएगा टाइम पीरियड, ये टेंशन है ना, ये टेंशन है बच्चों t, और ये टाइम पीरियड है, तो कंफ्यूज होता है ना आप। t इक्वल्स टू 2π√m/4k। आई होप आपको प्रॉब्लम्स समझ में आ रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे। अब देखिए हम ऐसा केस लेंगे
जो स्प्रिंग नहीं होगा, मतलब टाइम पीरियड स्प्रिंग से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि एस जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बॉडी आपको ऑसिलेट करते दिख गई तो हो सकता है वो एसटीएम की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और उसका टाइम पीरियड निकाल सको आप। ध्यान से कीजिए, मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने भरा जल जो कि जीवन है। तो जीवन भरने के बाद मैंने क्या किया, इसमें एक सिलेंडर को डुबा दिया। सिलेंडर बोला डूबी डूबी सी है मेरी जिंदगी, है ना। अब यार आपने देखा होगा कि ऐसा सिलेंडर कभी कभी क्या होता है, जब डेंसिटी इसकी, मान लीजिए इसकी डेंसिटी मैं लेता हूं रो और इसकी सिग्मा, है ना। तो अगर लाइटर है, मतलब अगर पानी ज्यादा डेंस है तो ये तैरता रहेगा। अब देखिए ये स्टेबल हो गया एक पोजीशन में। अब मैंने क्या किया, इसको डुबा के छोड़ दिया। जैसे ही डुबा के छोड़ोगे तो आपको दिखेगा यूं यूं करने लग जाएगा सिलेंडर, डिचिक डिचिक डिचिक। अगर ऐसा करने लग गया, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब हो ना हो एसटीएल कर सकता है। चलो तो मैं मान लेता हूं ये लेंथ एल है। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, आपको भी अच्छा लगेगा। ये मैं मान लेता हूं एच, डूबी डूबी लेंथ, डूबी डूबी लेंथ। ठीक बात, बहुत बढ़िया, ओके। अब सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है सूडो फोर्स ऊपर, सॉरी बायनेंसी फोर्स ऊपर और ग्रेविटी नीचे। तो mg इज इक्वल्स टू बायनेंसी फोर्स। बायनेंसी फोर्स कहां पे लगता है, लगती बॉडी पे है लेकिन लगाती कौन है, लिक्विड। तो रो vg डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू g। और ये क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी इनटू g, है ना। तो क्या हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, रो सिग्मा v को एक काम करता हूं, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ लिख दूं। तो एरिया कितना है, एरिया ए मान लो, लेंथ एल, ठीक है। इमर्ज्ड वॉल्यूम मतलब ये वाला वॉल्यूम, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो मेरे पास आ गया सिग्मा एल इक्वल्स टू रो एच, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। स्टेप 2 क्या है मेरा, स्टेप 2 मेरा है कि इसको डिस्प्लेस करना है थोड़ा सा। तो मैंने इसको दबा दिया नीचे। अब जो नई पोजीशन आ गई वो ऐसी आ गई, दब गया, मान लो कितना दब गया, x दब गया, ठीक है। y मान लो या x मान लो, कुछ भी मान सकते हो। एडिशनल कितना दबा दिया मैंने, y दबा दिया। किधर, नीचे। जिस डायरेक्शन में दबाते हैं उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगते हैं, ठीक बात। तो मेरे पास आ गया F नेट इज इक्वल्स टू, दो फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, फिर से mg नीचे और बायनेंसी ऊपर, ठीक है। तो जाएगा mg माइनस बायनेंसी फोर्स। इस बार वॉल्यूम ज्यादा है, इमर्ज्ड वॉल्यूम, तो जाएगा mg माइनस रो इंटू वी इमर्ज्ड न्यू इंटू जी। तो कितना हो गया, सिग्मा इंटू वी इंटू जी माइनस रो इंटू ए इंटू एरिया इंटू, अब क्या नई जो इमर्ज्ड लेंथ है वो h प्लस वाई है, तो a इंटू एच प्लस वाई इंटू जी। तो क्या हो गया, सिग्मा वी जी माइनस रो ए एच जी माइनस रो ए वाई जी। ये हो गया हमारा नेट फोर्स, ठीक है। अब देखो रो वी जी और रो वी ए जी, ठीक है। सिग्मा वी जी और रो ए जी ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहां से आ जाएगा। मतलब नेट फोर्स क्या है, मेरा नेट फोर्स है, नेट फोर्स माइनस रो ए जी वाई। अब देखो F इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ y आ गया, मतलब एसिड की कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर एसिड की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैं लिखता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रो ए जी वाई विद नेगेटिव साइन, a इक्वल्स टू रो ए जी बाय m इनटू माइनस y, ठीक है। अब m की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो रो ए जी, m कितना डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम, मतलब एरिया इनटू लेंथ इंटू माइनस वाई एक्सेलरेशन। अभी देखो ये जो क्वांटिटी क्या ओमेगा स्क्वायर के बराबर, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा कितना आ गया मेरे पास, रो जी बाय सिग्मा एल का अंडर रूट। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इंटू सिग्मा बाय रो, ठीक है। तो ये भी एसटीएम करेगा और इसका टाइम पीरियड अपन निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है और आंसर निकालना है। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपका ही है, आप कभी भी हमें वहां पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं
आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम इनको और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। कैसे? एक स्प्रिंग की जगह 2-3 लगा दो, ठीक है, एक इधर से नाच रही है, एक उधर से नाच रही है। तो ज्यादा स्प्रिंग लगाने के लिए मल्टीपल स्प्रिंग का हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो जब ज्यादा स्प्रिंग्स होती है, एक से ज्यादा, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 7 में एकदम ढंग से पढ़ रखा है, एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक एक चीज बताई है डिटेल में। अगर किसी को स्प्रिंग सीखना है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, आनंद आ जाएगा, आनंद, बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है? दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल, ठीक। अब स्प्रिंग कैसे निकालते हैं, सीरीज या पैरेलल में? अब सीरीज कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए दो स्प्रिंग है अलग अलग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लो और सेकेंड वाली का K2 मान लो, राइट। ये एक ब्लॉक से कनेक्टेड है M। अब अगर मैं ब्लॉक को X डिस्प्लेस करता हूं तो ये कुछ X1 और X2 डिस्प्लेस होती है, बट ये चीज कंफर्म है कि X1 प्लस X2 बराबर X होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से जज करना हमेशा कि स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में, ठीक। अगर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बराबर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक का क्या, तो ये क्या है? सीरीज। सीरीज के लिए इक्वेशन आती है 1/k इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल में चलता है, वैसे यहां पे सीरीज में चलता है, ठीक। चलिए, पैरेलल में कैसे निकालते हैं? तो पैरेलल निकालने के लिए कि मान लीजिए दो स्प्रिंग है K1 K2 और इसका ब्लॉक कनेक्टेड है M मास, ठीक है। अब देखो, अगर इलॉन्गेशन या कंप्रेशन सेम हो दोनों स्प्रिंग में या मल्टीपल स्प्रिंग्स में, और वही डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का भी हो, ठीक है, इलॉन्गेशन भी कंसीडर कर रहा हूं और कंप्रेशन भी कंसीडर कर रहा हूं, और ये x गया नीचे तो ये भी x जाएगा और ये भी x जाएगा। इस केस में स्प्रिंग को हम बोलते हैं पैरेलल में, और पैरेलल का फॉर्मूला होता है K पैरेलल इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है बेसिकली कि ये अगर मैं स्प्रिंग लगाता, मान लीजिए K1 होती, ये K2 होती, या K और 2K ले लीजिए, 2K और 6K, 3K और 6K ले लीजिए, ठीक है। 3K और 6K ले लिया मैंने और ये ब्लॉक M लगा दिया। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड होगा मेरा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K इफेक्टिव, M बाय K इफेक्टिव। अब K इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? ये दोनों टाइम है सीरीज में। सीरीज में K इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना। इसको मैंने क्या किया? एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो मेरा आंसर आ गया 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू K, कितना हो गया? 18/9 मेरा हो गया 2K। तो मेरा आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट M बाय 2K। क्लियर? चलिए, अब पैरेलल में होता तो क्या करते हैं? अगर पैरेलल में होता तो ये मान लीजिए K है और दूसरी स्प्रिंग भी K है, तो इसको तो डायरेक्ट ऐड करना होता, सिंपल। तो हो जाएगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K इफेक्टिव, ठीक। चलिए, अब थर्ड केस लेते हैं। मान लीजिए कि ये दो स्प्रिंग है, यहां पे एक ब्लॉक M है और यहां पे दूसरी स्प्रिंग है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लो, इसका K2 मान लो। अब मुझे बताओ ये सीरीज में या पैरेलल में? ये दिख आपको सीरीज में रही होगी, लेकिन एक्चुअली ये पैरेलल में है। कैसे? इसका आंसर आएगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K1 प्लस K2। अब ऐसा क्यों होगा? देखो ध्यान से, मैंने बताया आपको कि जब भी आप स्प्रिंग को सीरीज या पैरेलल में देखें तो आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर नजर डालें। अगर दोनों का सम टोटल देता है ब्लॉक का, तब सीरीज, और अगर सब में बराबर है कंप्रेशन या इलॉन्गेशन, तो वो होती है पैरेलल, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैंने ब्लॉक को x डिस्टेंस इधर घुमा दिया
तो इस वाली स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना आएगा x, और इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आएगा x। क्या सब में बराबर है? इसका मतलब हो ना हो ये दिखे भले आंखों का धोखा, लेकिन है ये पैरेलल में। तो आंसर आएगा K1 + K2। अब देखते हैं बच्चों कुछ स्पेशल केसेस। मान लीजिए कि ये मास m1 है और इससे स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये मास m2 है, ठीक है। अगर मैं अब पूछता आपसे टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए अगर मैं नॉर्मल मेथड लगाता हूं तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने इस प्रॉब्लम को रोटेशनल वाले वीडियो में सॉल्व करके आपको बता रखा है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको, तो टाइम पीरियड आता है t = 2 पाई √ μ/k, सिंपल, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज reduced mass. Mu is called as reduced mass, which value is m1 into m2 divided by m1 plus m2, ठीक है। तो अभी के लिए आप स्टैंडर्ड केस मान के याद कर लीजिए कि अगर मैं स्प्रिंग वगैरह आती है जिसके दोनों साइड ब्लॉक हैं, तो अभी क्या होगा, ऑसिलेट करेंगे तो इसका टाइम पीरियड होगा, तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड होता है μ/k का √ into 2 पाई। चलिए, अब अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े वो मासलेस स्प्रिंग को मान के पढ़े। हमने स्प्रिंग को क्या माना था, मासलेस। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि हमारी जो स्प्रिंग है उसका भी कुछ मास है m, तब क्या होगा, ये मास ऑफ द ब्लॉक है, ये मास ऑफ द स्प्रिंग है। अब अगर मैं मास ऑफ द स्प्रिंग कंसीडर करता हूं तब मुझे टाइम पीरियड में चेंज क्या करना होगा, t = 2 पाई √ m plus m mass of the spring by 3 divided by k, 1/3 of the mass of the spring ऐड करना पड़ता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छी मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हो गई, एक तो नॉर्मल फोर्स वाली मेथड जिसमें अपन ने काटो घोलो लगा लो वाली देखी थी, है ना, और ये मेथड एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। हम अभी सीखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कैसे। नाउ विल डिस्कस एनर्जी कंजर्वेशन मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिस्टम। देखो, इसमें स्टेप है, दो स्टेप है, इजी है, बिल्कुल टफ नहीं। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल को रखना है और आपको देखना है कि उसके एम्पलीट्यूड्स कहां पे आ रहे हैं, एक्सट्रीम एंड कहां पे आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इक्विलिब्रियम यहां पे है, एक्सट्रीम एंड यहां पर है, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंड और इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़ के किसी भी एक पॉइंट पे आप पार्टिकल को ले जाकर रख दो, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। एक बार आपने टोटल एनर्जी निकाल दी, आपको पता है एक एसएचएम में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। याद है वो ग्राफ ऐसा वाला और स्ट्रेट लाइन, हाँ, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर कोई कांस्टेंट है लाइन तो क्या उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, बस यही पुट करना है आपको। तो स्टेप 1 क्या है, डिस्प्लेस द ब्लॉक एनीवेयर बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। इन दोनों पोजीशन को छोड़ के, एक्सट्रीम और मीन को छोड़ के कहीं भी ले जाकर रख दो ब्लॉक को, ठीक है। देन राइट द टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर करना है एसएम की इक्वेशन से। चलिए ये एग्जांपल लेके मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, 0 0 मान लेता हूं, और ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है -a,0 और ये +a,0, मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां तक घूम सकता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जनरल पोजीशन पे मान लीजिए यहां पर मैं इस ब्लॉक को ले जाके ले रख देता हूं ऐसे खींच के, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x। अब पार्टिकल जब जा रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान से क्या करना है आपको किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है, कई पार्टिकल का जो मोशन है, जैसे क्या करोगे आप ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा ऐसे ऐसे, तो आप किसी भी x डिस्टेंस पर जब पार्टिकल मोशन में हो, आपको कुछ नहीं करना है, जब वो ऑलरेडी मोशन में हो तब उसकी टोटल एनर्जी लिखना है, ठीक। देखो तो यहां पे मोशन में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मुझे पता है यहां पे होती है मैक्सिमम a ओमेगा और यहां पे होती है 0, तो यहां पे कुछ v होगी, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो जो टोटल एनर्जी होगी
वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो होती है, ड्यू टू स्प्रिंग और ड्यू टू ग्रेविटी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, है ना। अब ग्रेविटी की तो एनर्जी में कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मैं मान लेता हूं रेफरेंस यहाँ है, हमारी मर्जी होती कहां मानना है रेफरेंस, राइट। तो ये तो मैंने मान लिया 0। अब जो टोटल एनर्जी है वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर, ये कौन सी आ रही है मेरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी टोटल एनर्जी, इसको टी लिख दो, डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू हाफ के, ये कांस्टेंट है हाफ के, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x चेन रूल dx by dt, सॉरी मेथड लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम x की जगह t के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सिमिलरली हाफ m बाहर निकाल लो, अब v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इनटू चेन रूल dv by dt, सॉरी मेथड याद है, बस खेला खत्म। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास mv dv by dt इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स बाई डी टी। क्लियर, इसको मैं इधर ले गया एक साइड में तो नेगेटिव आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू dx by dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx by dt, करेक्ट। तो अगर ये x से थोड़ा सा आगे गया dx, कितने टाइम में dt टाइम में, तो क्या dx by dt इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो मैंने काट दिया। क्या बचा मेरे पास m into dv by dt, dv by dt क्या होता है एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो a इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। आपको पुरानी यादें आ गई होगी, ये होता है k बाय m, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाय k। रिश्ता वही, सोच नहीं, बस आपने थोड़ा सा तरीका बदला और प्रॉब्लम आसान हो गई। अब ये मेथड आपको हर जगह अप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं कि सही आंसर तो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इजी हो जाए। लेकिन कहीं कहीं जब आपका नॉर्मल मेथड काम नहीं करेगी तो ये मेथड 100% काम करेगी। अगला अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्फीयर है जिसको मैंने स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट करके रखा है एम मास, राइट, और यहां पे ये क्या कर रहा है, स्प्रिंग रोल कर रहा है। स्प्रिंग क्या कर रहा है, जो बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है। स्प्रिंग रोल नहीं कर सकती, बॉडी रोल कर रही है, तो रोल करते करते आगे जा रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये यूं होगी, मतलब जो ऑसिलेट करेगी, मतलब इसका टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। अगर कोई बॉडी रोल करती है तो बॉडी में दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं टोटल एनर्जी कितनी कितनी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस एक्स पे हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी लिखना है आपको, एक भी एनर्जी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर ये कोई हाइट वाइट पे देखे रखते तो मैं ग्रेविटेशनल भी लेता, पर मैंने ग्रेविटेशन को कहां मान रखा है, यही भी मान रखा है ना। चलो, तो ये जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है, सॉलिड स्फीयर मानो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, प्योर रोलिंग कंडीशन, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास बचा आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस 2/5, मतलब 1/2 इंटू 7/5 एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना जब, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि यार जो टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट, यहां पे m का कोएफिशिएंट लिखते हैं, m का कोएफिशिएंट कितना है 7/5 m बाई k, और k का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है ना। ये 1/2 छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप क्या करो 7 बाय यहां भी 2 लगाओ और यहां भी 2 लगाओ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और अगर नहीं तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन। चलो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं यहां पे, हाफ k इंटू 2x dx बाई dt प्लस हाफ m 2v इंटू dv बाई dt इंटू 7/5, 2v इंटू dv बाई dt इंटू 7/5, है ना। 7/5 आएगा यहाँ पे,
7/5, ठीक। चलिए इक्वल टू 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा माइनस के एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 7/5 एम वी डी वी बाई डी टी। अब v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी हो गया, कैंसिल, सेम चीज आएगी बिल्कुल। तो ये रहेगा माइनस के एक्स बाय 7/5 एम इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये क्या क्वांटिटी हो गई मेरी, ये पूरी क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर हो गई। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 5k बाय 7m। So the time period comes out to be 2 pi under root 7m by 5k. This is the answer. Got it? Physics के फंडे।